हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। बच्चे अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। ठीक है, ये सॉरी एनसीईआरटी मैथ तो नहीं है, ये हमारे पास क्या है। अभी मैंने कुछ कोशिश की है कि 20 to 25 एमसीक्यू आपको करवा सकूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि सीबीएसई ने बोला है कि एमसीक्यू भी एग्ज़ाम में आएंगे, तो उसी हिसाब से हम कुछ एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मैंने 8 एमसीक्यू पहले ही लिख दिए यहाँ पे, और इस साइड पे मैं इनके सोल्यूशन जो भी है उनको सोल्व करता जाऊँगा। ठीक है, तो हमारे पास वेरी फर्स्ट एमसीक्यू है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, जो हमारे पास 2 इक्वेशन ये जो भी गिवन है हमें, पहली इक्वेशन है x + 2y + 5 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास -3x - 6y + 1 = 0। तो ये 3.2 में से हमें क्वेश्चन मतलब कि बनाया गया ये एमसीक्यू। तो इसमें ये नंबर ऑफ सोल्यूशन चेक करने के लिए हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की रेशो को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले a1/a2 हमारे पास कितना आएगा, ये होता है a1/a2 -1/3, माइनस ऊपर है नीचे डजंट मैटर। ठीक है, उसके बाद b1/b2 जो उसकी वैल्यू है दैट इज 2/-6, वो भी बन गया -1/3। नेक्स्ट c1/c2 वो है हमारे पास 5/1। तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया है हमारे पास कि जो 2 वैल्यूज़ आई हैं 3 वैल्यूज़ आ गई, उनमें a1/a2 b1/b2 ये दोनों तो इक्वल है ही, लेकिन c1/c2 वो थर्ड वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग टिक करेंगे नो सॉल्यूशन के ऊपर। तो फर्स्ट एमसीक्यू का जो आंसर हमारे पास आया दैट इज नो सॉल्यूशन। अभी मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा, उसको रब करके, क्योंकि स्पेस कम है, यहीं पे सेकंड क्वेश्चन करता जाऊंगा। ठीक है, अगर नोट करने हैं तो साथ के साथ आप लोग करते जाना। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, मुझे बोला जा रहा है कि अगर 2 इक्वेशंस है मेरे पास, वो हमेशा से कंसिस्टेंट हैं, तो हमारे पास उनके क्या सोल्यूशन होंगे। वो लाइंस पैरेलल होंगी, वो लाइन ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होंगी, या फिर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, तो जब मैंने 3.2 को इंट्रोड्यूस किया था, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि अगर हमारे पास 1 सोल्यूशन मतलब कि यूनिक सोल्यूशन है, या हमारे पास मैनी सोल्यूशन है, या फिर हमारे पास नो सोल्यूशन है। ठीक है, 1 सोल्यूशन कब होता है, जब हमारी 2 लाइंस एक बार एक्सीडेंट हो, इनका एक बार मतलब कि टकराव हो, इनको एक बार झटका लगे। मैनी सोल्यूशन कब होते थे, जब एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइंस बनी हो, मतलब कि अगेन एंड अगेन झटका लगे। नो सोल्यूशन जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, पैरेलल इन द सेंस मतलब कि जब इनका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो पाता। तो मैंने ये भी बताया था कि इन दोनों केसेस में हमारा जो सोल्यूशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट, और इस केस में हमारा सोल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अभी उन्होंने बोला है कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है, तो बताइए कितने सोल्यूशन होंगे। यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर क्या लाइंस पैरेलल है। इस केस में लाइन पैरेलल होती है इनकंसिस्टेंट में, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या लाइन ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट लाइन कहाँ पे है, यहाँ पर है। ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, लेकिन कोइंसिडेंट तो होती हैं, लेकिन हर बार कोइंसिडेंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, तो डेफिनेटली लाइन इंटरसेक्टिंग में भी कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट में भी कंसिस्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन अभी तक थोड़ा बेटर है। तो डी देखते हैं, डी में ऑलवेज इंटरसेक्ट बोला जा रहा है कि सिर्फ यही केस हो, तो कंसिस्टेंट में तो 2 केस होने चाहिए, है ना। तो इन सबसे सूटेबल आंसर हमारे पास क्या है, सी आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y = 0 एंड y = -7, इनके कितने सोल्यूशन आएंगे। 1 सोल्यूशन होगा,
2 सोल्यूशन होंगे, मैनी होंगे, नो सोल्यूशन होगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोनों वाई एक्सिस है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ये होगी वाई एक्सिस, ये होगी माइनस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मेरे पास आ गया वाई -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और यहाँ पे होता है 0 0 पॉइंट, है ना। तो एक तो उन्होंने हमें बोला है कि y = 0, तो y 0 लाइन कहाँ पे आएगी, वो यहाँ से आ गई। एक बोला है y = -7 पॉइंट, तो y = -7 ये रहा, तो यहाँ से लाइन ऐसे निकलेगी। अभी हमने डिसाइड करना है कि इनके कितने सोल्यूशन है, इनका कितनी बार एक्सीडेंट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं टकरा रही। तो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में कितने सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, नो सोल्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, ग्राफ से रिलेटेड है। उस क्वेश्चन में पूछा गया है x = a एंड y = b। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि x = a पॉइंट है एंड y = b पॉइंट है, ठीक है। एक्स ए वाई बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच हैज, जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कैसी लाइंस बनेंगी, ठीक है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट आ गया ए बी, यहाँ पे पॉइंट आ गया ए, यहाँ पे पॉइंट आ गया बी। अब जब मेरे पास पहले कौन सा पॉइंट है, x = a, जब x a पॉइंट आएगा तो उस टाइम पे लाइन बनेगी कुछ ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जब y = b पॉइंट जाएगा तो लाइन जाएगी ऐसे, क्योंकि y भी ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर। अब ये पॉइंट क्या है, a, b, ये पॉइंट है a, b, ठीक है। तो अभी सोल्यूशन देखिए कौन सा, मतलब कि जो ऑप्शन है वो ज़्यादा सूटेबल है। फर्स्ट ऑप्शन इज पैरेलल लाइन। क्या ये दोनों लाइन से पैरेलल है, बिल्कुल भी नहीं है, पैरेलल तो है ही नहीं। इंटरसेक्ट बी ए, यस इनका एक्सीडेंट हुआ है, इंटरसेक्ट हुए हैं, लेकिन ये बी ए के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। फर्स्ट पॉइंट होता है एक्स का, और एक्स वाला पॉइंट है हमारे पास ए, तो बी ऑप्शन भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये ए बी के ऊपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमारे पास ये 2 इक्वेशन ऐसे गिवन है, ये रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। पहले तो हम ये दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, उसमें इक्वेशन कौन कौन सी है, ये रही इक्वेशन 3x - y + 8 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन रही 6x - ky = -16। अभी ये दोनों इक्वेशन 1 2 नहीं है, ये जनरल फॉर्म में नहीं है, मतलब कि या तो 16 को इस तरफ लेके आओ या फिर आप 8 को दूसरी तरफ भेजो, ठीक है। जब हमने कंपैरिजन करना है तो दोनों की फॉर्म सेम होनी चाहिए, या तो 16 इस तरफ आएगा या 8 दूसरी तरफ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 16 को इस तरफ ले आता हूँ। जब 16 नंबर इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऐसी ही रहेगी, -1y + 8 = 0, 6x - ky + 16 = 0। तो यहाँ से मैंने क्या किया, अब कंपेयर करूँगा a1/a2, वो बन गया मेरे पास 3/6, दैट इज़ 1/2। नेक्स्ट b1/b2, वो बन गया -1/-k, मतलब कि 1/k। फिर मेरे पास c1/c2 आ गया 8/16, मतलब कि 1/2, ठीक है। अब उन्होंने बोला था कि इक्वेशन मेरे पास कैसी हो, कोइंसिडेंट लाइंस हो, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइंस कब होती हैं, बिकॉज लाइंस आर कोइंसिडेंट therefore a1 a2
B1 B2 C1 C2 ये तीनों क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। तो अभी मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास A1 A2 की वैल्यू क्या है 1/2, B1 B2 की वैल्यू क्या है 1/k और C1 C2 की वैल्यू है 1/2। किसी भी दो पेयर के इक्वल रख देता हूँ, 1/2 = 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो k की वैल्यू आ गई 2। तो मेरे पास k का आंसर आ गया 2। जो k = 2 है वो ज़्यादा सूटेबल आंसर है हमारे पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट इज इफ द लाइन 3x + 2ky = 2, तो मतलब कि हमारे पास एक ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, और एक ये लाइन आ गई। क्या बोला गया कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो सेम ही है जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर है ये 6। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2ky = 2 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x + 5y + 1 = 0, ठीक है। अब ये इन दोनों को भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले हमने। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो 2 को इस तरफ लेके आओ या 1 को वहाँ पे भेजो। मैं 2 को इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया -2 = 0, मतलब कि मैंने मॉडिफाई कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आएगा इसका सोल्यूशन। पहले हमने A1/A2 निकालना है, दैट इज 3/2 B1/B2 2k/5 C1/C2 -2/1। और हमें क्या बोला गया था कि लाइंस क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के तहत बिकॉज लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर A1 A2 B1 B2 ये तो रहेंगे इक्वल, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3/2 2k/5 नॉट इक्वल्स टू -2/1। तो इसको तो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से वैल्यू k की है वो नहीं निकलेगी। k की वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करके निकलेगी, फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर दो, ये हमारे काम का नहीं है। तो मेरे पास बचा 3/2 2k/5। तो रेसिप्रोकल कीजिए, 3/2 5 आएगा ऊपर, 2 जाएगा नीचे, तो k की वैल्यू होगी 5/2। हमारे पास ये आया आंसर। अब 5/2 कहाँ पे है, नेक्स्ट फिर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब कि इसका रेसिप्रोकल 3/2 5 ऊपर आएगा, 2 नीचे जाएगा, = k। तो ये बन गया k = 15/4, ठीक है। तो देखिए 15/4 कहीं पे आंसर है हमारे पास, वो रहा सी ऑप्शन पे। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन 7 में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। हमें एक सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर विच द इक्वेशंस, और हमें ये दो इक्वेशन गिवन है और दे विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इन दोनों के सोल्यूशन इनफाइनाइट हमें मिलने चाहिए। तो ऐसी दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मेथड तो सेम ही है, पहले ये दोनों क्वेश्चन लिखेंगे हम। cx -y मतलब कि -1y = 2, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन है 6x
2y इक्वल्स टू 3, ये क्वेश्चन 2 है, और ये दोनों ऑलरेडी पहले से ही जनरल फॉर्म में है, तो इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो डायरेक्ट मैं वैल्यू निकालूंगा a1/a2 की, वो आगे c/6, मतलब कि ये है a1/a2। नेक्स्ट ये आगे b1/b2 -1/-2, मतलब कि 1/2। नेक्स्ट मेरे पास आ गया c1/c2 दैट इज 2/3। अभी मैंने फाइंड क्या करना है, इन्होंने जो हमें बताया था कि देर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन और देर विल बी इनफाइनाइट सोल्यूशन, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए कि सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट आए। तो इनफाइनाइट की प्रॉपर्टी क्या है, a1a2 b1b2 c1c2 ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए a1a2 की वैल्यू है c/6, b1/b2 की वैल्यू है 1/2, c1/c2 की वैल्यू है 2/3। अभी मैं क्या करूंगा, c इक्वल्स टू 6/2 मतलब कि 3। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि जब मैंने इनको सॉल्व किया तो प्रॉपर्टी क्या कि तीनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे c/6 आ गया, चलो ये तो वेरिएबल है, इसकी तो वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर तो इक्वल आने चाहिए थे। अब ये 1/2 2/3 की इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब मे भी शायद थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो। अब गड़बड़ी क्या हो सकती है, अगर आप इसको यहीं पे करके छोड़ दोगे तो आप लोग बोलोगे कि c=3 ऑप्शन है तो सही आंसर है। लेकिन अब आगे के ऑप्शन चेक कीजिए तो एक ऑप्शन में है नो वैल्यू, कि कोई भी वैल्यू है ही हो ही नहीं सकती। अब ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही है। कैसे परेशान कर रही है, सी की जो भी वैल्यू है वो इन दोनों को इक्वल रख के और इन दोनों को इक्वल रख के सेम आनी चाहिए थी, ठीक है ना, हर बार सेम आए आंसर। तो जब मैंने c/6 = 2/3 रखा तो मेरे पास जो वैल्यू वो कुछ और आ रही है, फिर मेरे पास आ रहा है 2 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं या तो c की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं तो 1/2 तो बन रहा है, लेकिन ये 2/3 है। अगर मैं 4 पुट कर रहा हूं यहाँ पे c की वैल्यू तो 2/3 बन रहा है, लेकिन ये 1/2 है। मतलब कि इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो इसका आंसर होगा नो वैल्यू, कि इसका कोई भी सही आंसर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। अब ये जो MCQ नंबर 8 है इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर ढूंढ लेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए बोला क्या गया है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x, y एंड 40 डिग्री। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका एक एंगल है x, एक है y और थर्ड एंगल है 40 डिग्री। क्लियर। उसके बाद फिर ये हमें आगे बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल x एंड y इज 30 डिग्री। यहाँ पे 30 नहीं है ना, 40 डिग्री है ना, ये बाय मिस्टेक लिख हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी, ये 30 डिग्री ही रहेगा। एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल x एंड y इज 30 डिग्री। अब 30 डिग्री मतलब कि जो दो बाकी के एंगल है उनका डिफरेंस 30 डिग्री होना चाहिए। तो बताओ कौन से एंगल है, या तो यहाँ पे एलिमिनेशन रूल लगेगा, ठीक है। उसमें कैसे प्रॉपर्टी लगेगी, एक इक्वेशन बनाएंगे हम x + y + 40 = 180, मतलब कि x + y 140 करके, और दूसरी इक्वेशन आएगी x - y 30, फिर xy निकलेगा। उसको छोड़ो, वो क्यों करना है, जब ट्रायंगल का एक एंगल 40 डिग्री है तो बाकी दो का सम कितना होना चाहिए, 140 डिग्री आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए कौन से पेयर का सम 140 बन रहा है, क्या इसका सम 140 बन रहा है, नहीं, तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं है। क्या इनका सम हमारे पास 140 बन रहा है, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या 140 बन रहा है, तो शायद ये आंसर हो सकता है। कि इसका सम 140 बन रहा है, नहीं है, तो एक ऑप्शन बची, वही आंसर है। दूसरी कंडीशन वेरीफाई कर लीजिए, इनका डिफरेंस कितना 30 डिग्री, तो डिफरेंस यहाँ पे 30 डिग्री ही आ रहा है, ठीक है।